नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे ग्वालियर की खबर के साथ, जहां ग्वालियर में सागर ताल रोड स्थित एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। 3 साल का अनंत घर की बालकनी में खेलने के दौरान गिर गया। बताया जा रहा है कि बच्चे के परिजन 2 महीने पहले ही इस फ्लैट में रहने आए थे। पुलिस के पहुंचने तक बच्चे को लेकर पुश्तैनी घर रवाना हो गए परिजन। ये हादसे से जुड़ी हुई खबर सामने आई है ग्वालियर से, जहां सागरताल रोड स्थित एक इमारत की चौथी मंजिल से 3 साल का बच्चा गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बताते चलें कि ये परिवार 2 महीने पहले ही इस फ्लैट में रहने के लिए आया। जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, बालकनी से खेलने के दौरान बच्चा गिरा और गिरने से उस बच्चे की मौत हुई, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले बच्चे को लेकर परिवार पुश्तैनी घर रवाना हो गए। तो चौथी मंजिल से गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बालकनी में खेलने के दौरान बच्चा वहां से गिर गया, जिससे ये हादसा हुआ। परिवार बच्चे को लेके अपने पुश्तैनी घर पहुंच गया है। 2 साल पहले ही ये परिवार यहां शिफ्ट हुआ था। ग्वालियर के डबरा में सेंट पीटर्स स्कूल में सफाई कर्मचारी मनोज खरे ने प्रिंसिपल पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल का घेराव कर विरोध जताया। एसडीएम को ज्ञापन देते हुए एबीवीपी ने 2 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि प्रिंसिपल आशा बेन ने आरोपों को गलत बताया है। मेरा कहना ये है कि हम अभी तक कोई प्रकार की धर्मांतरण नहीं किया है। आप लोग भी इधर का है, डबरा प्रदेश की है, तो कई ऐसा कई सुना है क्या? आप लोग नहीं सुना होगा। इतना सालों से हम कुछ भी नहीं किया है, केवल पढ़ाई होता है, केवल एजुकेशन। दैट मीन्स वी आर गिविंग इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. It's not clear. कुछ बातचीत हुई थी No, क्या? no, no, nothing. Just an allegation only. मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी मंगलवार को, तो मैं प्रिंसिपल से छुट्टी लेके चला गया था। बच्चे को दवाई दिलवाने के बाद मैं 2 दिन नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और आप कहीं और देख लो। तो जब मैंने पैर वैर पकड़े, माफ़ी मांगी, तो उन्होंने बोला कि आप ना धर्म परिवर्तन कर लो तो आपको नौकरी पर रख लेंगे। ये बात किसने बोली? प्रिंसिपल आशा बेनन ने। फिर आपने क्या किया? फिर हम वापस चले गए। हमने कहा हम नहीं करेंगे धर्म परिवर्तन। प्रशासन ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद ये कहता है कि 24 घंटे का प्रशासन को समय देता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इस विषय पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। सोमवार को यही विद्यालय पे ताला लगेगा। अगर शासन प्रशासन चाहे जितनी कोशिश कर ले विद्यालय को खोलने की, विद्यार्थी परिषद यहाँ उग्र आंदोलन की। ऐसी बड़ी शर्मनाक चीजें हैं कि इस धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं यहाँ हो रही है। पहले भी इस चीज को लेकर पहले भी यहाँ हुआ था और फिर वही विषय हो रहा है। तो उसमें को समझ में नहीं आया कि शासन प्रशासन कर क्या रहा है। धर्म परिवर्तन जैसे ऐसे विषय हमें मिल रहे हैं। बेमेतरा के सागौन गांव में दूषित पानी पीने से डायरिया तेजी से फैल रहा है। सागौना में अब तक डायरिया के 46 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 3 की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बाकी के मरीजों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और शहडोल में लापता 2 भाइयों के शव को एसडीआरएफ ने बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई आकाश और संदीप बुढ़ार थाना क्षेत्र के छांटा गांव में रहने वाले थे। शुक्रवार को दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जरवाही पुल से पहले छोटा भाई सोन नदी में कूद गया, जिससे बचाने के लिए बड़ा भाई भी नदी में कूद गया। 2 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने दोनों के शव बरामद कर लिए हैं।
और खबर आगर मालवा से है, जहां गंगापुर में दो समुदाय में संघर्ष हो गया। विवाद की वजह चिकन बताई जा रही है। दरअसल दो लोगों के बीच चिकन खरीदने को लेकर विवाद हो गया और चिकन दुकान संचालक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है और रात में गांव के ही कुछ लोगों ने आरोपी के मकान और दुकान में आग लगा दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। वहीं पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल गांव में हालात नियंत्रण में है। गंगापुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया था और विवाद की स्थिति होने से हम लोग यहाँ पर पुलिस बिल्कुल समय पे पहुंच गई और अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। एक पक्ष के द्वारा थाने पर कोतवाली थाने पर जाकर के रिपोर्ट भी कर दी गई है। एक व्यक्ति घायल है उसमें और वो इलाजरत है अस्पताल में। वर्तमान में स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। भोपाल के बंसल वन के रोमियो लेन में दो गुटों में झड़प हुई है। क्लब में देर रात हुए विवाद में शराब के नशे में धुत युवक युवतियों के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर शराब की बोतल फेंक कर मारपीट की गई है। विवाद के बाद रात 3 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद भी विवाद चलता रहा। कुछ दिनों पहले भी बंसल वन के बाहर पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया था। दमोह पुलिस एक बार फिर बाल भवन अनाथालय पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने बाल भवन के लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्टर अजय लाल के वकील ने इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताई है। उनके मुताबिक डॉक्टर अजय लाल पर मामला दर्ज होने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक स्टे लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त 2024 को होगी। बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई जारी में जुटी है। बाल भवन के कर्मचारियों के मुताबिक पुलिस करीब 2 घंटे तक जांच करती रही। इस दौरान पुलिस ने बाल भवन में बच्चों के एडमिशन से जुड़े दस्तावेज भी मांगे। बताते चले कि दमोह देहात थाने में 7 अगस्त को बाल भवन के तत्कालीन संचालक डॉक्टर अजय लाल के खिलाफ मानव तस्करी और जुवेनाइल जस्टिस के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने उसी दिन एफआईआर पर 9 अगस्त तक स्टे लगा दिया था और बाद में इस स्टे को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया था। उन्होंने ये पूछा कि यहाँ पर कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ रहते थे और कब से कब तक रह रहे थे। तो उनकी अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह वो मांग रहे थे। हमारे पास तो कोई जानकारी है नहीं अब, क्योंकि बाल भवन तो बंद हो चुका है। उनको वही बताया कि यहाँ बाल भवन तो बंद हो चुका है, यहाँ कोई जानकारी नहीं है। जो कोई भी जानकारी है तो वो ऑफिस से लीजिए या फिर जो पहले स्कूल के प्रिंसिपल थे उनसे लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। देर रात क्या आने की जरूरत पड़ी, क्या मामला है पूरा? देर रात तक हम तो समय से आए, देर रात में नहीं आए। तो वही विवेचना का पार्ट है, दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में आए। स्पेसिफिक है कि कोई भी बलपूर्वक ऐसी कोई गतिविधि ना की जाए 571/2024 के संबंध में, जिससे कि ये दिखा सके कि कोई व्यक्ति भय में आ रहा है या बलपूर्वक या किसी विशेष तौर पर किस अपराध में हमारे पक्षकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आज पुलिस पहुंची, इस चीज़ का जानकारी, इस चीज़ की शिकायत हम माननीय उच्च न्यायालय में और अपने जो हमारे अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं जबलपुर, उनको दे रहे हैं। पुलिस को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ चाहे। और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को अदानी ग्रुप ने दुर्भावनापूर्ण और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा कि पूर्व निर्धारित निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए पहले से सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर रिपोर्ट बनाई गई है। ये काम निजी लाभ के लिए किया गया है और ऐसा करते हुए तथ्यों और कानून की बेकदरी की गई। अदानी ग्रुप इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। रिपोर्ट में पहले ही निराधार पाए गए आरोपों को फिर से पेश किया गया है। इन आरोपों को मार्च 2023
2020 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। ग्रुप ने कहा है कि हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक की जाती है। इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनके साथ अदानी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। ये रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ग्रुप पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, पारदर्शिता का पालन करता है और ज़रूरी नियमों का पालन भी करता है। ग्रुप ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है। जाहिर है हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई कद्र नहीं है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण, अदानी ग्रुप निजी लाभ के लिए पेश की गई है रिपोर्ट, अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया। और इससे पहले सेबी प्रमुख माधवी बुश और उनके पति धवल बुश ने भी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उनका वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। बुश दंपत्ति ने एक बयान में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी के नोटिस का जवाब देने के बजाय चरित्र हनन की कोशिश कर रहा है। बुश दंपत्ति ने कहा कि उन्हें अपना कोई भी वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो रिपोर्ट में जिक्र की गई अवधि के हैं। इस वक्त वो सेबी से नहीं जुड़े थे। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। बताते चले कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अदानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवी बुश और उनके पति धवल बुश की हिस्सेदारी थी। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का काम देश में अराजकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भटकाने और अंधेरे में रखने की कोशिश करती है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। जबलपुर में पर्यावरण बचाने के लिए पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें जिले के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक पर्यावरण को बचाने के जोश में नजर आए। इस रैली में वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया गया। पर्यावरण जागरूकता रैली में शामिल सभी लोगों ने माना कि पर्यावरण बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है। आज यहाँ पर जो रैली निकाली जा रही है उसका उद्देश्य ये है कि पेड़ कटने से बचना चाहिए। जिस तरह से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती चली जा रही है, भूमि में जल स्तर कम होता चला जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन की परत नष्ट हो रही है। ऐसे में पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। टेलीकॉम का 70 एकड़ जो जंगल है, जो कि जिसके बिकने का ऐसा एक नोटिस जारी हुआ है, उसको बचाने के लिए उसमें बहुत घने वृक्ष हैं जिसमें जैविक और पादपीय विविधता है। उनको बचाने के लिए, वो जबलपुर का हृदय स्थल है, ऑक्सीजन का खजाना है, उसको बचाने के लिए आज ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग ले रहे हैं। पर्यावरण बचाने की मुहिम में जबलपुर वासी पर्यावरण मैराथन कर रहे हैं। इस मैराथन में जबलपुर के सभी प्रमुख संस्थाओं ने भाग लिया है। इस पर्यावरण में एक मुहिम और भी है कि जबलपुर की जो टेलीकॉम फैक्ट्री है, 30,000 पेड़ लगे हैं जिसे काटने के लिए एक तैयारी चल रही है। तो ये कचरा महोत्सव बन के आए हैं, कचरा राक्षस। कचरा राक्षस का मतलब ये है कि जहाँ भी कचरा होता है वहां पर ये होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग तरह की तैयारी करके यहाँ पर पहुंचे हैं। इस मैराथन के आयोजक गिरीश खंडेलवाल हमारे साथ। गिरीश, ये बताइए कि किस विचार और मुहिम को लेकर आपने ये मैराथन किया है? रोटरी क्लब जबालीपुरम पिछले कई सालों से एनवायरमेंट अवेयरनेस फैलाने के लिए वॉकाथॉन करवा रहा है। ये हमारा चौथा चरण है। इस एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए हम लोग ये एक रैली करवाते हैं।
हम इस वर्ष जो हमारा मेन मुद्दा है पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों को पेड़ों को संरक्षित करना है। नए पेड़ जितना लगा रहे हैं उससे और भी ज्यादा जरूरी है जो ऑलरेडी पेड़ बड़े हैं, जो ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत हैं, उसको हमें संरक्षित करना है, कटने से बचाना है। और ये जरूरी नहीं है कि हम किसी और पे छोड़ें, हम अपने घर पे ही हम पेड़ लगे जो बड़े बड़े लगे रहते हैं, घर बनाने के लिए हम उसको काट देते हैं, उसको रोकना है, पेड़ों को बचाना है। बिल्कुल हर एक पेड़ लगाना है, हर व्यक्ति को लगाना है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चालू की है, एक पेड़ माँ के नाम। तो हर नागरिक यदि ना सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि उसका संरक्षण करे तो हमारे देश का पर्यावरण बहुत सुरक्षित होगा और बचा रहेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मुरैना की नाथ बस्ती के कई कच्चे मकान की दीवारें धराशायी हो गई हैं और ग्राम पंचायत गुलपुरा की नाथ बस्ती पानी में डूबी है। ये गांव कैलारस क्षेत्र में है। गुलपुरा नाथ बस्ती के 150 घर के करीब 750 आबादी जल भराव से परेशान है। बारिश में ये परेशानी गांव वालों को हर साल झेलनी पड़ती है। अब कई लोग बच्चे कच्चे मकान के गिरने की आशंका से भयभीत है और लोगों ने इसलिए जिला प्रशासन को जानकारी दी है। फिलहाल राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पीछे से जो घर गिरेगा दीवार, ये घर गिर चुका, सब कपड़े मपड़े सब भींज गए, रोटी करने को भी जगह नहीं, बच्चों को सुलाने को भी जगह नहीं, हमको कोई व्यवस्था नहीं है। सामान का नुकसान, पूरा सामान दब गया पूरा। हम कहाँ जाए अब? इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाए? खाना भी नहीं है, कहाँ बनाए खाना, कहाँ पकाए हम? सपेरा बस्ती है हमारी, गुलपुरा गांव में सपेरा बस्ती है। हमारे लिए रहने को जगह नहीं, करने खाने को नहीं, बच्चों को जगह नहीं, कहाँ बैठाए, कहाँ सिलाए, हम कहाँ रहे? हम सर ये बताइए, हमारे लिए कच्चे घर हमारे रह गए। अब कहाँ जाए, कहाँ बच्चों को ले जाए, किसके घर में ले जाए, कहाँ खाना बनाए हम? जाए के नहीं, कहाँ रहे? सबके कोठा मकान बन गए हमारे कच्चे। कितने वर्ष रह रहे आज नो कॉलोनी, हम कच्चे घर में रह रहे हैं, कहाँ बच्चों को रखे? हमारे गांव में ये समस्या है कि बरसात बहुत ज्यादा गहरी है, हम भूखे प्यासे भी मर रहे हैं, हमारे घर भी गिर रहे हैं। तो बाबू हम रहेंगे कहाँ? इनमें दब के ही मर जाएंगे टीनों में, तो फिर हमारा क्या होगा बाबू? और क्या कह सकते हैं, पानी भरा है तो रोटी पानी कायम बना सकते हैं? बच्चे सुबह से खाने नहीं कर। सच्ची समस्या तो ये है कि इनके दब के हम मरे जाते हैं। कुछ घर तो हमारे यहाँ गिरी गए और गिरे जाते हैं, तो बाबू तुम्हारे सिवाय हमारा कौन है? हम तो मर जाएंगे। तो बाबू हमारी समस्या हाथ जोड़े का निवेदन है कि हमारी समस्या बने तो तुम करो। बारिश में उफनती नदी नाले लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। बैतूल के आठनेर में बिना रेलिंग की पुलिया से जा रहा बाइक सवार बाइक सहित नदी में गिर गया। ग्रामीणों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को उसकी बाइक के साथ सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये बाघिन धमोखर रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़वाह में पिछले कई दिनों से अपना डेरा जमाए हुए थी। बाघिन ग्रामीणों के घरों में घुसकर मवेशियों को अपना निशाना बना रही थी। इसके अलावा बाघिन की अधिकांश मौजूदगी खेतों में रहती थी, जिससे खेतों में काम करने वाले लोगों में डर का माहौल बना रहता था। वहीं जिसको लेकर लोगों में डर की स्थिति थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत है। बारिश में उफनती नदी नाले लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। बैतूल के आठनेर में बिना रेलिंग की पुलिया से जा रहा बाइक सवार बाइक सहित नदी में गिर गया। हाँ वो बांधून राहिला ना, बढ़ गया ऊपर है तू, आजा।
खबर कांकेर से है, जहां एशिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर जंगलवार कॉलेज में तेंदुआ नजर आया है। बताते चले कि तेंदुआ कॉलेज कैंपस में जवानों के कैंटीन के पास नजर आया। वहीं तेंदुए के आने से मौके पर हड़कंप मच गया है। इसी दौरान ट्रेनिंग ले रहे एक जवान ने तेंदुए की तस्वीर मोबाइल में कैद कर ली। इससे पहले कॉलेज कैंपस की पहाड़ी के पास भी तेंदुआ दिखाई दिया था। बताते चले कि तेंदुए के अलावा यहाँ पर भालू का भी खतरा बना रहता है। जवानों के कमरे तक भालू घुस जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। बताते चले कि गरियाबंद और जशपुर में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। जशपुर में हाथियों ने 3 घरों को नुकसान पहुंचाया, घरों में रखे अनाज को चट कर गए। वहीं गरियाबंद में भी घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ हाथी आपको दिखाई दे रहा है, वहीं थोड़ा अंधेरे का वक्त है, वहीं दूसरी ओर हाथियों द्वारा लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया और ऐसे में लोगों के परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दी। लोगों के घरों में रखा राशन भी हाथियों ने चट कर दिया। फसलों को भी एक तरफ नुकसान पहुंचाया है हाथियों ने, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। और दोनों अलग अलग जगह की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जशपुर की है, दूसरी तस्वीर गरियाबंद की। जशपुर और गरियाबंद में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज दिलाने के बाद हॉकी प्लेयर विवेक सागर पहली बार एमपी पहुंचे, जहां भोपाल एयरपोर्ट पर विवेक सागर का भव्य स्वागत हुआ। खेल मंत्री और पुलिस विभाग के अफसरों के साथ खिलाड़ियों ने डीएसपी विवेक सागर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए विवेक सागर ने कहा कि सेमीफाइनल का लास्ट मोमेंट हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग था। हम खाली हाथ नहीं लौटे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगली बार अपनी बहन और प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाने की कोशिश करूंगा। अभी पूरे प्रदेश के साथ इस पल की खुशी मनाना है। और आपको बताते चलें कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से मेडल आए हैं देश में, कहीं के कुछ लोगों के चेहरे में खुशी है, कुछ लोगों के चेहरे में उदासी है क्योंकि गोल्ड नहीं मिला। हालांकि खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये मिला कि हमारे खिलाड़ी खाली हाथ नहीं आए हैं। हॉकी के उभरते सुपरस्टार विवेक सागर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और अब ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद सबसे पहले एनडीटीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले मिनिस्टर सर, खेल मंत्री सर का, विश्वास सर का धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने अपना कीमती समय देकर मुझे यहाँ वेलकम के लिए आए। मुझे बहुत खुशी हुई और नो डाउट कि हमने देश के लिए मेडल लेकर आए और ये मेरे लिए, प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। सेमीफाइनल मैच सबसे क्रिटिकल मैच था और उस वक्त जब गोल पोस्ट तक पहुंच गए लेकिन वो गोल कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो मोमेंट कैसा था? नो डाउट कि हार्ट ब्रेकिंग था पूरे देश के लिए और हमारे लिए भी, और लेकिन हमने देश के लिए कुछ खाली हाथ नहीं लौटे, ये सबसे बड़ी बात है। बहन ने कुछ मांगा था आपसे, गोल्ड मांगा था, लेकिन आप ब्रॉन्ज लेकर जा रहे हैं। अगली बार फिर कोशिश होगी? बिल्कुल, मैं अगली बार कोशिश करूंगा अपने प्रदेश और मेरी बहन को भी गोल्ड मेडल दिलाने के लिए। और आगे की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है? अभी तो फिलहाल पूरे प्रदेश के साथ खुश मनाना है और एंजॉय करना है। ब्रॉन्ज जीतकर भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल में स्वागत किया जा रहा है। पुलिस विभाग के आला अफसर हैं, इसके साथ ही जो तमाम खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी भी स्वागत करने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं। खुशी का मौका है क्योंकि मध्य प्रदेश से सीधा ताल्लुक है। इसके पहले
टोक्यो ओलंपिक में और पेरिस ओलंपिक में दोनों जगहों पर बेहतर परफॉर्मेंस विवेक सागर का देखने को मिला। और अब जब ब्रॉन्ज जीता है तो मध्य प्रदेश की सरजमी पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। विवेक सागर ने कहा है कि उनकी बहन ने रक्षाबंधन पर गोल्ड मांगा था, लेकिन वो अगली बार फिर से कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी भोपाल। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले डीएसपी, मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी भी हैं विवेक सागर। उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं और माता पिता दोनों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद बेटा घर लौटा है, क्या कहेंगे? बहुत गौरव की बात है कि मेरा बेटा मेरे प्रदेश का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमें इन सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि देश के लिए और आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। बात होती थी आप लोगों की जब वो ओलंपिक खेल रहे थे, विवेक सागर ने कहा कि बहन ने कहा था कि गोल्ड लेकर आना, लेकिन अब अगली बार कोशिश करेंगे। जी, अगली बार कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, फिर गोल्ड आएगा। आप लोगों की बात होती थी जब सेमीफाइनल हारे, उस वक्त क्या बातचीत हुई और कितना दबाव था? कुछ बातचीत उस वक्त होती थी आप लोगों की? जी, थोड़ा सेमीफाइनल नहीं गया तो थोड़ा दुख तो लगा, लेकिन फिर भी ब्रॉन्ज मेडल आ गया तो बहुत खुशी हो गई। देश के जो और युवा हैं, जो और खेल खेलने वाले लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नई संदेश देंगे कि आप अपने खेल पे फोकस करें, अपना जुनून बनाए रखें और आलतू फालतू चीज़ों पे ध्यान न दें, गलतियों पे ध्यान न दें, उसको सुधार करें और माइंड सेट रखें। तो डीएसपी विवेक सागर, उनके माता पिता हैं और बेटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने वतन वापस लौटा है। तो उनके माता पिता भी एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे हैं और दोनों से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की, शुभकामनाएं भी माता पिता ने दी है और नए युवाओं के लिए खासतौर पर जो खेल के क्षेत्र में हैं, उन्हें एक संदेश देने की कोशिश भी की है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी भोपाल।